कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सिद्धार्थ, जो पहले से ही भड़का हुआ था, अब कॉलर आईडी को देखने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन साफ देखी जा सकती थी। उसने फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया और न चाहते हुए भी फ़ोन उठाया। जैसे ही सिद्धार्थ ने कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से किसी लड़की की धीमी सी आवाज़ आई। हे सिड, कहाँ हो तुम? मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारे ऑफिस में। डैड ने तुमसे बात तो की थी कि हमारे नए प्रोजेक्ट में हम दोनों साथ काम करने वाले हैं। एंड मुझे ना तुमसे एक शिकायत है। मुझे लंदन से आए हुए 1 हफ्ता हो गया और तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। अच्छा बताओ कि तुम ऑफिस कब तक आ रहे हो? सिद्धार्थ को उसकी बातें सुनकर अब इरिटेशन होने लगी थी। वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, सॉरी सनाया, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। तो मैं नितिन को बोलता हूँ, जो काम है उसे बता दो। एंड वन थिंग, दोबारा मेरे बिना परमिशन के मेरे केबिन में एंटर मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिद्धार्थ की ऐसी कोल्ड वॉइस सुनकर सनाया भी एक पल के लिए सहम गई। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही सिद्धार्थ ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कटते ही सनाया ने फ़ोन को कसकर पकड़ लिया और बेशर्मी से हंसते हुए खुद से ही बोली, ओ कॉमन सिद्धार्थ, तुम्हारे केबिन में तो क्या, अब तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहुत जल्दी एंट्री करने वाली हूँ। एंड आई प्रॉमिस, मैं ऐसी एंट्री करूँगी कि तुम चाह कर भी मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं कर पाओगे। जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरी तरफ सिद्धार्थ नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वह दोनों जैसे ही वार्ड के अंदर गए, देखा राघव और आव्या मायरा के पास बैठे हैं। राघव की किसी बात पर मायरा खिलखिलाकर हंस रही थी। मायरा को मुस्कुराते हुए और हंसते देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। नेहा ने राघव की तरफ देखा और अंदर आते हुए बोली, क्या बात हो रही है भाई, मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा हंसना चाहती हूँ। इस पर राघव ने कहा, अरे नेहा, तुम कब आई? बस अभी, जब सब हंसने में बिजी थे। वैसे ऐसी क्या बात है? कुछ नहीं, बस किसी के कॉलेज के कुछ किस्से सुनाए जा रहे थे। पर किसके? राघव ने सिद्धार्थ को आंख मारते हुए कहा, कोई है जिसे मजबूरी में लड़कियों के कपड़े पहनने पड़े थे। हे ना मेरी फूलकली, यह कहकर वह हंसने लगा। सिद्धार्थ यह जानकर राघव को बुरी तरह से घूर रहा था। उसके ऐसे घूरने पर राघव एकदम से सकपका गया और फ़ोन कॉल का बहाना करके वहां से तुरंत भाग गया। नेहा और आव्या मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। सिद्धार्थ ने दोनों को बारी बारी से घूरा तो दोनों चुप हो गई। नेहा मायरा के पास गई और उधर धीरे से गले लगाते हुए पूछा, कैसी हो तुम अब? मुझे क्या हुआ है, थोड़ी सी चोट लगी नहीं कि इन लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो भाई को बता बता कर थक गई हूँ कि मुझे घर ले जाएं, पर वह मान ही नहीं रहे। यह कहकर उसने मासूम सी शक्ल बना लिया। सिद्धार्थ ने उसे देखकर मन ही मन कहा, यह लड़की कभी नहीं सुधर सकती, ड्रामा क्वीन ही रहेगी यह हमेशा। तभी आव्या ने उसे डांटते हुए कहा, छोटी सी चोट, इसे छोटी सी चोट कहते हैं? जरा अपनी हालत देखो, बिना सहारे के ठीक से बैठ भी नहीं सकी तुम, और सिर्फ 1 हफ्ता ही तो रहना है यहाँ, फिर आराम से घर ले जाएंगे तुम्हें। मायरा ने एक बार उसे घूर कर देखा और बोली, ठीक है, एक शर्त पर मैं यहाँ रहूँगी और तुम जो बोलोगी वह करूँगी। इस पर आव्या और नेहा ने एक साथ कहा, क्या? यही कि आव्या अब उस अपार्टमेंट में अकेले नहीं रहेगी, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। इस पर आव्या चुप हो गई। मायरा ने उसे देखते हुए कहा, अभी भी सोच रही है तू, इतना कुछ होने के बाद भी? तभी सिद्धार्थ ने कहा, मायरा सही कह रही है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। ठीक है, मैं आज ही अपना सामान शिफ्ट कर दूंगी, अब खुश? मायरा ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद नेहा मायरा से मिलकर बाहर चली गई और अंदर बस सिद्धार्थ और मायरा ही थे। सिद्धार्थ उसके बेड के पास रखी चेयर पर बैठा और बोला, यह क्या था? ऐसे इग्नोर क्यों कर रही थी मुझे? मायरा ने कहा, हाँ तो किसी ने मुझे भी वैसे ही इग्नोर किया है, मैं कैसी हूँ यह पूछा तक नहीं। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा सॉरी, वह मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी। ऐसी कौन सी कॉल थी जो आप ऐसे चले गए? रात भर मेरे पास बैठे रहे और जब मुझे होश आ गया तो बस एक फ़ोन कॉल से यहाँ से चले गए।
तुम्हें क्या करना है यह जानकर बस यह समझ लो कि यह सब जिसने भी किया है उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। वैसे तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा कि मैं तुमसे मिले बिना ही चला गया? जब सुबह तुम्हें होश आया तो तुम मुझे ऐसे क्यों ढूंढ रही थी? मायरा इस पर खामोश रह गई। उसके पास तो खुद इसका जवाब नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद मायरा ने नज़रें नीचे करके कहा, अगर मैं यह पूछूं कि कल मुझे लाते वक्त तुम इतना क्यों घबरा गए थे? क्यों कल रात भर मेरा हाथ पकड़कर यूं ही बैठे रहे? क्यों उस इंसान को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया जिसने यह सब किया? मैं जितना जानती हूँ तुमने आज से पहले यह सब किसी के लिए नहीं किया। सिद्धार्थ यह सुनकर कुछ पल खामोशी से उसकी आंखों में देखा और कहा, कुछ चीज़ें वक्त के साथ पता चले तो ही बेहतर होती है मायरा। सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसी अंदाज में कहा, ऐसे मत देखो, आंखें बाहर आ जाएंगी। यह सुनकर मायरा ने उसे घूर कर देखा तो सिद्धार्थ ने बात बदलते हुए कहा, यह बताओ तुमने मेडिसिन क्यों नहीं ली? मुझे नहीं खानी या कड़वी दवाइयाँ, मायरा ने मुंह बनाकर कहा तो सिद्धार्थ सोचने लगा, यह लड़की कभी नहीं सुधर सकती। पता नहीं दवाइयों को देखकर क्या हो जाता है इसे। वह ये सोच ही रहा था कि मायरा की आवाज़ उसे सुनाई दी। ओह हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? उसके यह बोलने पर सिद्धार्थ होश में आया और कहा, कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि तुम्हें यह दवाई कैसे खिला सकता हूँ। मायरा ने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं खानी मतलब नहीं खानी। कितनी कड़वी होती है दवा, पता भी है? तुम्हारा हमेशा का है, दवाइयाँ है पिस्तौल की गोली नहीं जो तुम इतना डरती हो। सिद्धार्थ ने एकदम से कहा तो मायरा हैरान होकर बोली, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं हमेशा से ऐसा करती हूँ? अब सिद्धार्थ को अफसोस हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब जल्दी से बोला, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें दवाइयाँ नहीं पसंद, चलो अब छोड़ो यह सब और जल्दी से यह खाओ। यह कहकर उसने मायरा को दवाइयाँ दे दी। उसने भी मुंह बनाकर खा लिया। सिद्धार्थ वहाँ पर कुछ देर रुका और वहाँ से चला गया। नेहा वहीं रुक गई। आव्या अपने अपार्टमेंट में सामान शिफ्ट करने चली गई और इस बार अखिल भी उसके साथ था। आव्या ने अपना सारा सामान लिया जो उसने बैग से खोला तक नहीं था। वह आनंद मेंशन आई और इस वक्त अखिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर के एक मेड आकर आव्या का सामान लिया और उसके कमरे की तरफ चल दी। आव्या भी उसके पीछे पीछे चली गई और अखिल अपने स्टडी रूम में। आव्या उस मेड के साथ अंदर आई तो देखा रूम बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आव्या ने उस मेड से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, रिया। वैसे आप छोटी मैडम की दोस्त हैं ना? आव्या ने धीरे से सर हिला दिया। वह मेड उसका सामान ठीक करके उसे मुस्कुराते हुए देखकर जाने लगी और आव्या वहीं कंफ्यूज होकर उसे जाते हुए देख रही थी। इसे क्या हो गया? मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रही थी? मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? या मैं सब कुछ जोकर दिखाई दे रही हूँ? पहले मायरा मुझे देखकर हंस रही थी और अब यह बोलकर वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद को देखते हुए बोली, ठीक तो लग रही हूँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है। उसने अपना सर झटका और कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। उस दिन जब अखिल मायरा के सामने यह बता रहा था कि वह आव्या को पसंद करता है तो रिया ने सुन लिया था और आज आव्या को देखकर वह मुस्कुरा रही थी। न्यूयॉर्क के एक वीआईपी अरेमा में बने एक बंगले के अंदर लिविंग रूम में बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी टेबल पर दोनों पैर रखे हुए शराब पी रहा था। उस आदमी ने खुद को काफ़ी मेंटेन कर रखा था जिस वजह से उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। तभी फॉर्मल कपड़े पहने हुए एक आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने बोलने का इशारा किया तो रॉका ने कहा, बॉस, कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी ने थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, तो पता लगाओ कौन है वह। राका ने डरते हुए कहा, वो बॉस, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। वह बहुत स्मार्टली और सीक्रेटली काम कर रहा है। उसने किसी तरह से हमारा सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रही थी तो हमें पता चल गया। उस आदमी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। राका अभी भी सर नीचे किए हुए खड़ा था। उस आदमी ने गुस्से से कहा, कैसे निकम्मे पाल रखे हैं मैंने। एक मामूली इंसान हमारे इतने करीब पहुंच गया कि हमारा सिस्टम तक हैक करने की कोशिश की, पर तुम लोग उसका पता नहीं लगा पा रहे हो। तुम्हें क्या मैंने यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए रखा है? दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, जस्ट गेट लॉस्ट।
उसकी गुस्सी भरी आवाज़ को सुनकर वहाँ खड़े बाकी आदमी डर कर वहाँ से चले गए। राका जाने लगा तो उस आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या यह सब अखिल ने किया है? नो बॉस, उसे आपके वापस आने की भनक तो लग गई है, पर फिलहाल उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वह अभी अपनी बहन के साथ बिजी है। पता चला है कि मायरा का एक्सीडेंट हो गया है, पर एक्सीडेंट लग नहीं रहा है। हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी रखा गया है तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। उस आदमी ने लापरवाही से कहा, जिंदा है या मर गई? नहीं बॉस, वह जिंदा है, आप कहें तो अभी ख़त्म करवा दें। नो बॉस, अब तक नहीं, और यह भी अखिल ने नहीं किया है। अब यह ऐसा कौन है जो हमसे दुश्मनी कर रहा है? छोड़ो, साहिल का कुछ अता पता नहीं है, मतलब वह पकड़ा गया है, और वह भी उस नए इंसान के हाथों। ठीक है, फिर मार दो उसके भाई को, अब वह हमारे किसी काम का नहीं है। उस आदमी ने बेफिक्र होकर कहा, जैसे उसके लिए यह आम बात हो। राका ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। सिद्धार्थ जब ऑफिस पहुंचा तो देखा सनाया अब भी वहीं उसके केबिन के बाहर एक वेटिंग लाउंज अरेमा में हाथ में काफ़ी मग पकड़े हुए वेट कर रही थी। सिद्धार्थ उसे इग्नोर करके अपने केबिन में चला गया, पर सनाया को यह बात गंवारा नहीं था। उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसके पीछे जाने लगी तो केबिन के डोर पर ही नितिन ने रोक दिया। सॉरी मैम, सर ने अभी किसी को अंदर जाने से मना किया है तो आप नहीं जा सकती। आपको जो भी काम है आप मुझसे कह सकती हैं, पर आप अभी सर के पास नहीं जा सकती। सनाया उसे गुस्से से घूरने लगी। सिद्धार्थ के इग्नोर करने पर वैसे ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और अब नितिन के मना करने पर उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह गुस्से में उसे उंगली दिखाती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सनाया कपूर को रोकने की? एक मामूली से पीए की इतनी औकात नहीं है कि मुझे रोक सके। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड हूँ, तो आइंदा ज़रा इंसान देखकर रोका करो। यह बोलकर वह बिना दरवाज़ा नॉक किए ही अंदर चली गई। नितिन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि यह लड़की जिस तरह से उससे बात करके गई है वैसे तो कभी सिद्धार्थ ने भी बात नहीं की थी, और साथ ही वह शॉक्ड भी था क्योंकि यह लड़की खुद को सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड बता रही थी। उसने खुद से ही कहा, क्या यह लड़की पागल है? कैसे बेशर्मों की तरह बोल रही थी कि यह सिद्धार्थ सर की गर्लफ्रेंड है। मुझे अच्छे से पता है कि इस तरह की बदतमीज लड़की को सर अपनी गर्लफ्रेंड तो क्या नौकरानी तक भी नहीं बनाएंगे। यह बोलकर वह भी वहाँ से चला गया। ऑस्ट्रेलिया में कॉलेज के 3 साल सनाया सिद्धार्थ के साथ रही थी। मिस्टर कपूर सिद्धार्थ के डैड के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। मिस्टर कपूर बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और अच्छे इंसान थे, जबकि दीपंकर ओबराय को पैसे, रुतबे और प्रॉफिट के अलावा कोई चीज़ नहीं दिखती थी। सिद्धार्थ मिस्टर कपूर की बहुत इज्जत करता था, इस वजह से सनाया को उसे झेलना पड़ता था, और सनाया को इस बात का कुछ ज़्यादा ही गुरूर था कि सिद्धार्थ उसके पास है। वह भी सिद्धार्थ को कॉलेज टाइम से पसंद करती थी, और किसी भी लड़की ने अगर सिद्धार्थ को नज़र उठाकर देख भी लिया तो सनाया उसे बर्बाद कर देती थी, और एक को तो मार भी डाला था। उस लड़की की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वह सीढ़ियों से गिरने वाली थी और सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे इंसानियत के नाते बचा लिया था। वह हमेशा सिद्धार्थ से चिपकी रहती थी, जबकि सिद्धार्थ को वह रत्ती भर भी पसंद नहीं थी। इस वजह से वह जितना हो सके उसे इग्नोर ही करता था, पर मिस्टर कपूर की वजह से उसे कुछ कह नहीं पाता था। सिद्धार्थ कॉलेज में ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता था और न ही घुलता मिलता था। वह हमेशा से ही खुद में सीमित रहने वाला इंसान रहा है। वह हमेशा से किसी के करीब रहा है तो वह है राघव और चित्रा। सनाया इस बात से भी जलती थी कि सिद्धार्थ उनसे ज़्यादा क्लोज है। उधर केबिन के अंदर ऐसे चले आने से सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सनाया बेशर्मी से जाकर उसके सामने बैठ गई और बोली, ओ डियर, तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हें इतने साल तुम्हारे काम की वजह से हमारी बात भी बहुत कम होती थी, और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुमने मुझे मिस किया भी होगा। सिद्धार्थ ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, अब क्या तुमसे बात करने के लिए अपने काम धंधे छोड़ दूं? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं होता है, तो अभी जिस काम के लिए आई हो जल्दी बोलो।
सनाया ने बड़ी अदा से उसे देखकर कहा, काम के बारे में भी बता दूंगी, पर अपनी दोस्त के लिए कुछ मंगवाओ तो सही, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सिद्धार्थ ने एक बार उसे देखा और अपनी आंखों की पुतलियों को गोल घुमाते हुए अपने इंटरकॉम से एक ब्लैक कॉफ़ी और एक नॉर्मल कॉफ़ी का ऑर्डर किया और वापस अपने काम में लग गया। तभी सिद्धार्थ के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। सिद्धार्थ ने फ़ोन स्क्रीन को देखा तो नेहा का कॉल था। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ बोलो नेहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, मायरा तो ठीक है ना। नेहा ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है भाई, दोस्त मेरी है और आपको उसकी फिक्र हो रही है, बात क्या है, आपने कभी मेरी इतनी फिक्र तो नहीं की, क्या चल रहा है। सिद्धार्थ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही हो, अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की बजाय जो बात करनी है वो जल्दी करो। नेहा ने अपनी स्माइल रोकते हुए अपने सर पर एक चपत लगाया और बोलने लगी, ओह सॉरी भाई, मैं तो बताना ही भूल गई कि शशांक भैया और रिकी आज ऑफिस आ रहे हैं। भैया को आपसे कुछ ज़रूरी काम था और रिकी का आज बैंड बजने वाला है। दूसरी बात उसने धीरे से कही थी तो सिद्धार्थ सुन ही नहीं पाया। उसने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। उधर सामने बैठी सनाया कुछ सोचे जा रही थी। वह नेहा को तो जानती थी और साथ ही सिद्धार्थ की पूरी फैमिली को भी, पर मायरा का नाम उसने पहली बार सुना था। मायरा के लिए सिद्धार्थ की फिक्र देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर यह लड़की है कौन जिसकी सिद्धार्थ इतनी फिक्र कर रहा है। उसे अब मायरा से जलन हो रही थी। वह यह सोच ही रही थी कि एक लड़का दोनों की कॉफ़ी रखकर चला गया। सनाया ने देखा कि सिद्धार्थ ने ब्लैक कॉफ़ी मंगवाया है तो वह बोली, सीट, मैंने कितनी बार कहा है कि ब्लैक कॉफ़ी मत पिया करो, कभी तो थोड़ा मीठा ट्राई करो, एक बार मेरे लिए ही सही। सिद्धार्थ ने सख्त लहजे में कहा, सनाया मुझे जो पसंद है मैं वही करता हूँ, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे कंट्रोल करे या मेरी आदत बदलने की कोशिश करे, तो आइंदा अपनी लिमिट में रहकर बोलना। उसके यह बोलने पर सनाया चुप हो गई, कॉफ़ी का मग पकड़े हुए उसके पास गई और उसे फाइल दिखाने लगी। इसी दौरान उसके हाथ से मग छूटने को हुआ और काफ़ी थोड़ा सा सिद्धार्थ के कपड़ों पर गिर गया। सॉरी सीट, वह गलती से हो गया, आई एम सो सॉरी, कहते हुए उसने एक टिश्यू पेपर उठाया और सिद्धार्थ की तरफ झुककर उसके कपड़े को साफ करने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसके हाथों को पकड़ लिया और धीरे से कहा, इट्स ओके, मैं खुद कर लूँगा। वह यह कह ही रहा था कि किसी के गला साफ करने की आवाज़ आई। सनाया सिद्धार्थ के कपड़ों पर गिरी कॉफ़ी को साफ कर रही थी और सिद्धार्थ उसे मना करते हुए उसका हाथ पकड़ रखा था। दोनों को कोई भी पीछे से देखता तो वो कुछ भी गलत समझ सकता था। कोई भी उस वक्त उन्हें देखता तो उन्हें गलत ही समझता। तभी पीछे से किसी के गला साफ करने की आवाज़ आई। यह सुनकर सनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, जो उसने जल्दी से छुपा लिया और जल्दी से पीछे मुड़ी। दरवाजे पर शशांक और रिक्की खड़े थे। शशांक ओबराय सिद्धार्थ के चाचा जी, शुभंकर ओबराय के बड़े बेटे और सिद्धार्थ के बड़े भाई, अच्छे शांत रहने वाले और कम बोलने वाले, जो कि अपने पापा का बिजनेस संभालते हैं। ऋतिक ओबराय उर्फ रिक्की, जो शशांक और सिद्धार्थ के छोटे भाई, जो कि इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं। रिक्की अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला और मस्त मौला इंसान था, जो अपनी बातों से किसी को भी हंसा सकता था। एक और बात, इन्हें खुद की तारीफ करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। रिक्की और शशांक की एक और बहन भी है, ऋषिका उर्फ ऋषि, उनके बारे में बाद में जानेंगे। दरवाजे पर शशांक और रिक्की को देखकर सनाया मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए वहां से निकल गई, जैसे सच में उन दोनों के बीच वहां पर कुछ हुआ हो। दरअसल जब सिद्धार्थ नेहा से बात कर रहा था तो सनाया ने यह बात सुन ली थी कि शशांक ऑफिस आ रहा है। वह यह जानती थी कि सिद्धार्थ किसी की सुने या न सुने, वह शशांक की बात कभी नहीं टालता था। इस वजह से वह शशांक को यह दिखाना चाहती थी कि दोनों ही एक दूसरे के कितने करीब हैं, और शायद उसकी तीर सही निशाने पर लगी थी। अंदर आते वक्त शशांक के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, पर रिक्की की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह बस कुछ देर पहले का सीन याद करके अपने दिमाग में कुछ न कुछ सोचे जा रहा था। वह मन ही मन बोला, हमारे ऐसे ऑफिस में आ जाने से क्या भाई नाराज़ हैं, जो हमें ऐसे शौक पर शौक दिए जा रहे हैं। पहले तो इस बात का शौक लगा कि भाई के केबिन में कोई लड़की है, वह भी भाई के इतने पास। आज तक उन्होंने किसी लड़की को आंख उठाकर तक नहीं देखा।
वह आज एक लड़की के साथ है, वह भी इस तरह से। चलो, मैं इस बात की थोड़ी खुशी मना रहा था कि मुझे अब एक और भाभी मिलेगी, पर मेरे सारे अरमानों पर भाई ने पानी फेर दिया। क्या दुनिया की सारी लड़कियां मर गई थी, भाई को और कोई नहीं मिली इस चिपकू छिपकली के अलावा? मेरे भाई तो एकदम परफेक्ट है, फिर मेरे भाई की चॉइस इतनी खराब कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो यह होता कि वह अखंड सिंगल ही रहते। वह यह सोच ही रहा था कि शशांक आगे बढ़ा और सिद्धार्थ को गले लगाते हुए बोला, कैसे हो? सिद्धार्थ ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो और घर में सब? इस पर शशांक ने कहा, वह तुम खुद घर आकर देख लेना। वैसे कब आ रहे हो तुम? वहाँ ज़्यादा दिन तो रुकते नहीं, कम से कम मिलकर ही आ जाया करो। सब तुमसे बहुत नाराज़ हैं, पिछले 6 महीने से तुम घर नहीं आए और न ही फ़ोन पर बात कर रहे हो। कुछ नहीं भैया, बस थोड़ा बिजी था, जल्द ही आऊँगा सबसे मिलने। यह कहकर वह रिक्की के पास गया तो रिक्की अब भी सदमे में खड़ा था। सिद्धार्थ ने उसके आगे हाथ हिलाया और कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे भूत देख लिया हो? तो रिक्की होश में आते हुए बोला, अरे नहीं भाई, इतने महीनों बाद आपको देखकर शौक लग गया। उसके यह कहने पर सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा और फिर उसके गले लगते हुए उसके कान में धीरे से बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ बेटा। यह सुनते ही रिक्की का गला सूख गया। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों यह बोल दिया उसने। अब उसका यह राक्षस भाई उसे बख्श दे तो ही बहुत बड़ी बात है। सिद्धार्थ ने शशांक से पूछा, वैसे भैया आज आप यहाँ अचानक कैसे? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैं यह सोच रहा था कि अब रिक्की को भी हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब उसे भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। आखिर इसे भी तो यह सब संभालना है। इस बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिला दिया, पर रिक्की को एक बार फिर शौक लग गया, क्योंकि इस बारे में उसके भाई ने कुछ भी नहीं बताया था। वह झट से बोला, पर भाई इतनी जल्दी क्यों? आपको इस मासूम से बच्चे पर थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही? सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, और आप भाई, आप भी क्या हाँ में हाँ मिलाने पर लगे हो? आपको पता तो है ना कि यह बिजनेस मेरे बस का नहीं है। मेरे अपने अलग ही गोल हैं, अपनी अलग ही ड्रीम है। सिद्धार्थ ने इस पर कहा, हाँ अच्छे से पता है कि क्या ड्रीम है तुम्हारा। बस दिन भर गेम्स खेलना, पार्टी करना, इतना काफ़ी है या और बताऊं? रिक्की ने सिद्धार्थ को घूर के देखा तो बदले में सिद्धार्थ भी उसे घूर कर देखने लगा। तभी शशांक ने कहा, सिद्धार्थ अब यह लड़का तुम्हारे साथ रहे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यह तुम्हारे अलावा किसी को सुनता तो है नहीं। तो सोच रहा था कि नेहा के साथ यह भी तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुम्हारे साथ ही काम सीख लेगा। सिद्धार्थ ने इस पर कहा, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा, और इन साहब को तो मैं देखता हूँ। यह कहकर वह दोनों ही रिक्की का चेहरा देखने लगे। रिक्की वहाँ पर उदास सा बैठा था, क्योंकि उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसके सामने अगर कोई बिजनेस की बात डिस्कस हो रही हो तो उसे नींद आने लगती थी। यह कह सकते हैं कि यह सब बातें उसके लिए नींद की दवा का काम करती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद शशांक रिक्की के साथ बाहर आ गया और कुछ सोचते हुए चलने लगा। रिक्की ने उन्हें देखकर अपने मन में कहा, अब क्या सोच रहे हैं भैया इतने ध्यान से? मेरी जिंदगी तो हो गई तबाह, अब किसका सुकून छीनना है इन्हें? उसने पूछा, क्या सोच रहे हो भैया इतने ध्यान से? शशांक ने उसे देखते हुए कहा, सोच रहा हूँ सनाया और सिद्धार्थ के रिश्ते की बात करूँ घर पर। आज वह दोनों को इतना करीब देखकर इतना तो पता चल ही गया है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पहले मुझे थोड़ा शक था, पर आज सनाया जैसे केबिन से गई, मुझे थोड़ा सा यकीन तो हो रहा है। रिक्की ने तपाक से कहा, क्या पता भैया, आप जो सोच रहे हो वो सच न हो, हमें कोई गलतफहमी हो रही हो। अगर बाद में कोई गड़बड़ हो गई तो? इसलिए हमें उन दोनों से एक बार तो पूछनी चाहिए। माना वो मुझसे बस 2 साल बड़े हैं, पर है तो मेरे भाई ही ना, तो थोड़ा तो सोचो उनके बारे में। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि भाई उस चिपकू छिपकली को कभी पसंद नहीं कर सकते। आखिरी बात उसने धीरे से कही थी तो शशांक सुन नहीं पाया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ भी शाम हो जाने पर ऑफिस से निकल गया और सीधे हॉस्पिटल की ओर गाड़ी घुमा दी। हॉस्पिटल पहुंचकर वह मायरा के वार्ड में चला गया। उसने देखा कि मायरा बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही है और एक नर्स वहां पर है।
सिद्धार्थ अंदर दरवाजे पर आया तो नर्स ने उसे देखकर ग्रीट किया और वार्ड से बाहर चली गई। कुछ देर बाद सिद्धार्थ भी शाम हो जाने पर ऑफिस से निकल गया और सीधे हॉस्पिटल की ओर गाड़ी घुमा दी। हॉस्पिटल पहुंचकर वह मायरा के वार्ड में चला गया। उसने देखा कि मायरा बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही है और एक नर्स वहां पर है। सिद्धार्थ अंदर दरवाजे पर आया तो नर्स ने उसे देखकर ग्रीट किया और वार्ड से बाहर चली गई। मायरा ने उसे नहीं देखा था। उसे लगा नेहा जो उसके लिए कॉफ़ी लेने गई है वो वापस आ गई है। उसने बुक में ही अपनी नज़रें गड़ाए रखी और बोली, नेहा आ गई तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स लेकर आई हो ना। दिन भर वह घास फूस खाकर मैं पक गई हूँ। एक दिन यहाँ निकलना इतना मुश्किल है और उन दोनों ने मुझे यहाँ एक हफ्ते तक रुकने का फरमान सुना दिया है। और वह डॉक्टर उसे देखते ही मेरा तो उसका सर फोड़ने का दिल करता है। आज एक ही दिन में 3-3 सुई घुसा दी हाथ में। उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा। सिद्धार्थ दरवाजे पर खड़ा होकर चुपचाप मुस्कुराते हुए उसकी बड़बड़ सुन रहा था। वह मन ही मन यह सोच रहा था, यह लड़की कभी नहीं सुधरेगी, पागल है एकदम। तभी उसके कानों में मायरा की आवाज़ आई, वैसे नेहा तुम्हारा वह भाई दिखाई नहीं दे रहा। नेहा अब तक वहां आ चुकी थी। उसने सिद्धार्थ को मुस्कुरा कर देखा और अंदर आ गई। वह बोली, कौन? सिद्धार्थ भैया? हाँ वही तुम्हारा अकड़ू भाई। नेहा एक बात बताना, क्या उन्हें बिजली का झटका लगा था कभी? जो हमेशा सदमे में ही रहते हैं, जब देखो तब बस मुंह सड़ा के रखते हैं, सड़ू कहीं के। बोलते भी ऐसे हैं जैसे मिलिट्री में आर्डर दे रहे हों। सुबह कैसे मुझे ज़बरदस्ती दवाई पिला रहे थे, थोड़ी सी भी दया नहीं आई उन्हें इस मासूम पर। नेहा का यह सब सुनकर चेहरा ही सफ़ेद पड़ गया था। वह कभी मायरा को देखती तो कभी सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ वहाँ पर गुस्से में खड़ा था और मायरा को इस बात की भनक तक नहीं थी। वह अपने ही धुन में सिद्धार्थ को सड़ू अकड़ू अजीब और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी और नेहा की हालत खराब हो रही थी। वह इशारे से उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी पर मायरा थी कि कुछ देखने को तैयार ही नहीं थी। नेहा मन ही मन बोली, मायरा क्या कर रही हो, कभी तो चुप रहा करो। दिन भर मेरे भाई की बुराई करके मन नहीं भरा जो अब उनके सामने ही कर रही हो। वह हम दोनों को कच्चा चबा जाएंगे। चुप हो जा मेरी अम्मा, चुप हो जा। भगवान आज बचा लो इस मुसीबत से। पक्का 2 चॉकलेट चढ़ाऊंगी। वह मायरा को कुछ बोलना चाहती थी पर सिद्धार्थ ने उसे आंखें दिखाकर रोक दिया और उसे जाने को कहा। नेहा धीरे से वहां से खिसक गई और सिद्धार्थ मायरा के पास आकर खड़ा हो गया। वह अब भी बुक में देखकर बोले जा रही थी। जब उसे लगा कि बहुत देर से नेहा जवाब नहीं दे रही है तो उसने सर उठा के देखा तो सिद्धार्थ खड़ा था। उसने बेफिक्र होकर वापस किताब में नज़रें गड़ा ली और खुद से ही बोली, ये देखो मुझे अब वह यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? फिर कुछ सोचकर कहा, पर वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? यह सोचते ही उसकी आंखें फैल गई और हालत खराब होने लगी थी। सिद्धार्थ को उसकी हरकत देखकर हंसी आ रही थी पर उसने अपने चेहरे पर गुस्से और नाराजगी के भाव बनाए रखा। मायरा ने धीरे से सर उठाकर देखा तो सिद्धार्थ उसे गुस्से से घूर रहा था। मायरा ने खिसियाते हुए मुस्कुराया और मन ही मन खुद को कोसने लगी। मायरा की बच्ची, कभी तो चुप रहा कर, हमेशा बकर बकर करना ज़रूरी होता है क्या? पता नहीं सिद्धार्थ क्या सोच रहे होंगे। मैं कैसी कैसी बातें कर रही थी, वह भी उन्हीं के सामने। बहुत नाराज़ होंगे वह मेरी बात सुनकर। और यह नेहा कहाँ चली गई? अगर बीच में उसकी आवाज़ नहीं आती तो मैं यह सब नहीं बोलती। सारी गलती उसी की है। आने दो उसे, फिर बताती हूँ। सिद्धार्थ ने उसे ऐसे सर झुकाकर ज़मीन को घूरते हुए देखा तो बोला, अब ज़मीन को ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या अब उसमें भी छेद करोगी? सोचना भी मत। मायरा ने उसकी तरफ लाचारी से देखा तो सिद्धार्थ ने भी उसे घूरते हुए कहा, मैं अकड़ू हूँ, मुझे बिजली का झटका लगा था। मैं हमेशा ऑर्डर देता हूँ। मैंने कब ऑर्डर दिया तुम्हें? यह सुनकर मायरा ने धीरे से कहा, आपने ज़बरदस्ती मुझे दवाई खिलाई थी ना? हाँ तो वह ज़रूरी था। ठीक है, अगर मेरा तुम्हें बोलना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें आज से कुछ नहीं बोलूँगा। तुम्हें जब मर्जी हो दवाई खा लेना। अगर नहीं भी खाओगी तो भी कुछ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ मेरा सारा काम छोड़कर तुमसे मिलने आया था पर यहाँ आकर तो मुझे मेरी ही तारीफ सुनने को मिल रही है। मैं जा रहा हूँ, यह बोलकर वो वहाँ से जाने लगा।
तो मायरा ने अपने दूसरे हाथ से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और मन में सोचने लगी, क्यों मेरी जान निकाले जा रहे हो? सुबह से एक नज़र देखने के लिए ही तो तुमको तरस रही थी। मायरा के अचानक ऐसा करने से सिद्धार्थ एकदम झमसा गया। उसकी धड़कनें तेज होने लगी, पर वह खुद को नॉर्मल ही दिखाने लगा। वह ना तो पीछे मुड़ा और ना ही मायरा को देखा। मायरा उससे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी नर्स हाथ में सूप का बाउल लेकर अंदर आई। नर्स ने वह बाउल पास ही रखे टेबल पर रख दिया और कहा, मैम आप यह सूप पी लीजिए और फिर आपको दवाई भी लेनी है। मायरा ने सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया और नर्स को देखकर उदासी भरे लहजे में बोली, मुझे भूख नहीं है, नहीं पीना मुझे यह। नर्स ने उसे समझाते हुए कहा, पर मैम ऐसा कैसे चलेगा? आप कुछ खाएंगी नहीं तो दवाई कैसे लेंगी? मायरा ने वैसे ही कहा, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। सिद्धार्थ जो अब तक वह खड़ा सब देख रहा था, उसने नर्स से जाने को कहा तो वो नर्स चली गई। सिद्धार्थ मायरा के पास चेयर पर बैठ गया और अपनी कड़क आवाज़ में कहा, चलो अब जल्दी से इसे ख़त्म करो, चुपचाप इसे पी लो और दवाई ले लो, वरना तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। मायरा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, देखो आप अभी भी कैसे ऑर्डर दे रहे हो? अच्छा सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। क्या आप भी नाराज़ हो आप? सिद्धार्थ ने इस पर कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा। उसने अपने एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल किए और उसे ध्यान से सूप पिलाने लगा। सिद्धार्थ ने मायरा से इस दौरान बिल्कुल भी बात नहीं की। मायरा बस एकटक उसे ही देखे जा रही थी। उधर अखिल और आव्या भी ऑफिस से हॉस्पिटल आ गए थे और दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। सिद्धार्थ को मायरा की ऐसी केयर करते हुए देखकर अखिल को अच्छा लग रहा था, पर अब भी उसके दिल में कुछ सवाल थे। आव्या ने धीरे से अखिल से कहा, अखिल जी, लगता है सिद्धार्थ भाई मायरा को पसंद करते हैं। अखिल ने कहा, हाँ मुझे पता है, पसंद नहीं प्यार करता है। आव्या ने हैरान होकर अखिल को देखा तो उसने कहा, ऐसे मत देखो, आंखें बाहर आ जाएंगी। आव्या ने खुद को संभाला और कहा, क्या मायरा को पता है? अखिल ने कहा, नहीं अभी नहीं, पर सिद्धार्थ जल्दी ही बोल देगा। आव्या ने भी कुछ नहीं कहा। अखिल ने अपने मन में कहा, क्या बात है, यह लड़की मतलब गजब है। यहाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, यह जता जता कर थक गया, पर उसकी भनक नहीं लगी इसे। पर देखो, इन दोनों को देखकर एक झटके में बोल दिया है कि वह एक दूसरे को पसंद करते हैं। पता नहीं मेरी ही किस्मत क्यों फूटी हुई है। उधर सिद्धार्थ ने मायरा को सूप पिलाया और दवाई देकर उसे सुलाकर उसके सर को हल्के से थपथपाने लगा। शायद दवाई का ही असर था तो मायरा भी जल्दी सो गई। उसने मायरा के सर को प्यार से हौले से चूम लिया और बाहर आ गया। सिद्धार्थ बाहर आया तो देखा अखिल वहाँ बैठा था और नेहा आव्या के साथ कुछ दूर पर बात कर रही थी। अखिल ने सिद्धार्थ को देखा तो उसके पास आते हुए बोला, सिद्धार्थ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है चलो। शायद सिद्धार्थ को यह अंदाज़ा था कि अखिल उससे क्या बात करना चाहता है। दोनों ही हॉस्पिटल के टेरिस पर आ गए। सिद्धार्थ ने कहा, कहो क्या बात करनी है? अखिल ने सीधे ही पूछ लिया, सिद्धार्थ मुझे पता है कि तुम ही करण हो और यह भी पता है कि तुम मायरा से बहुत प्यार करते हो, पर मैं यह कैसे मान लूँ? सिद्धार्थ ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ देखकर कहा, क्या मतलब? अखिल ने उसकी तरफ पीट करके कहा, मेरा मतलब यह है कि मेरी बहन से नाराज़ होकर गुस्से में तुमने उसे इतने साल तक अकेला छोड़ दिया। अब मैं किस बात पर भरोसा करके तुम्हें अपनी बहन दे दूं? क्या गारंटी है कि फिर कभी तुम उसे नहीं छोड़ दोगे? सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और कहा, ऐसा नहीं है कि उस दिन के बाद मुझे पछतावा नहीं था। स्कूल से जाने के बाद भी करीब 10-12 दिन बाद मैं वापस आया था, पर पता चला कि वह जा चुकी है और तब मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं तुरंत उसे ढूंढ सकूं। पर मैंने कुछ साल बाद उसे फिर से ढूंढना शुरू किया। अखिल ने उससे पूछा, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि तुम उससे मिलने तक नहीं आ सके और न ही ढूंढ पाए? सिद्धार्थ छत की रेलिंग के पास गया और वहां से रात की स्ट्रीट लाइट से जगमगाते हुए इंदौर शहर को देखते हुए अखिल को कुछ बताने लगा। उसकी बात सुनकर अखिल को थोड़ी हैरानी हुई, पर वह खुश था कि सिद्धार्थ ने उसे सब बता दिया। अपनी बात खत्म करके सिद्धार्थ बोला, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने मायरा को जानबूझकर खुद से दूर किया था?
अखिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं सिद्धार्थ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता था कि तुम्हारे पास इसका ज़रूर कोई कारण होगा। मायरा के लिए तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। फिर उसने थोड़ी देर रुक कर कहा, पर वह तो शायद आज भी करण को पसंद करती है, न कि सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अब उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, थोड़े पापड़ी तो बेलने ही पड़ेंगे, पर जल्द ही मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, इससे पहले उसे किसी और से पता चले। अखिल ने हंसते हुए कहा, वैसे मेरी बहन इतनी भी सीधी नहीं है कि थोड़े से पापड़ बेलने से वह मान जाएगी। देखना, पूरी मजदूरी करवा कर रहेगी तुमसे। अखिल की बात पर दोनों ही हंस दिए। तभी सिद्धार्थ को नेहा का कॉल आया। उसने फ़ोन उठाया और जल्दी से आने को बोलकर फ़ोन काट दिया। दोनों ही नीचे वार्ड के पास आ गए। सिद्धार्थ नेहा को लेकर चला गया और आव्या और अखिल भी मायरा को देखने के बाद आनंद मेंशन चले गए। अखिल ने मायरा के लिए एक केयर टेकर हायर किया था, जो उसके पास रहकर उसका ध्यान रखा करती थी, क्योंकि मायरा ने ही जिद करके उसे घर पर आव्या के साथ रहने को कहा था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। आव्या ऑफिस में अखिल का काम अच्छे से संभालती थी। मायरा भी रिकवर कर रही थी, पर उसकी कंडीशन देखकर डॉक्टर ने उसे 3 दिन और हॉस्पिटल में रहने को कहा। इन कुछ दिनों में सिद्धार्थ पर भी काम का लोड कुछ ज़्यादा रहता था, तो वह भी मायरा से कम ही मिलने आता था। वह जब भी हॉस्पिटल जाता था तो मायरा आव्या के साथ या तो अखिल के साथ या राघव के साथ बिजी रहती थी, तो वह भी दरवाजे से ही उसे देखकर चला जाता था। मायरा भी सिद्धार्थ से बात न कर पाने की वजह से बेचैन थी। उसे तो अब भी यही लग रहा था कि सिद्धार्थ अभी भी उससे नाराज़ है। जब भी कोई उसके वार्ड में आता था तो मायरा की आंखें न जाने किस उम्मीद से बस सिद्धार्थ को ही ढूंढती रहती थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सब क्या हो रहा है। सिद्धार्थ को न देखकर वह अब हमेशा उदास रहने लगी थी। राघव जब उसके साथ रहता तो उसकी बातों से वह हंस दिया करती थी, पर उसके जाने के बाद फिर वही हाल हो जाता था। सिद्धार्थ ने भी अपने काम के चलते उससे बात करने का मौका नहीं पाया, क्योंकि अब रिक्की भी उसके साथ काम करने लगा था। रिक्की और नेहा अब सिद्धार्थ के साथ रहते थे, पर मायरा की हर खबर उसके पास रहती थी। उधर अखिल के ऑफिस में अखिल अपने टेबल पर बैठा कुछ सोच रहा था। आव्या उसके केबिन में एक फाइल देने आई तो देखा अखिल दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठा कुछ सोच रहा है। आव्या उसके पास गई और फाइल टेबल पर रखते हुए बोली, क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अखिल ने सर उठाया और उसे देखते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ कुछ काम था। आव्या ने कहा, हाँ वह इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। अखिल ने वह फाइल ली और पढ़कर साइन कर दिया। आव्या ने कहा, सर आप मुझे बता सकते हैं क्या कोई परेशानी है। अखिल ने कहा, मैंने जर्मनी में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, पर अब लगता है कि उसे कैंसिल करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कैंसिल होने के साथ मुझे उन फॉरेन डीलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर बहुत नुकसान होने वाला है। आव्या ने इस पर कहा, पर प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों करना है आपको, वह तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो फिर ऐसी क्या बात है जो आप वह प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। अखिल ने कहा, मेरे लिए इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा मायरा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यह प्रोजेक्ट कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे कल जर्मनी जाना होगा मीटिंग और सब फाइनलाइज करने के लिए। इसमें कम से कम 1-2 हफ्ते लग जाएंगे और मैं अभी जा नहीं सकता। अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और उसे देखभाल की ज़रूरत है। मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। मैंने तय कर लिया है, मैं यह प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। आव्या भी अब टेंशन में आ गई थी। उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चली गई। शाम को हॉस्पिटल में आव्या मायरा के साथ वार्ड के अंदर थी और उससे बातें कर रही थी। अखिल भी उसके पास बैठा था। मायरा ने देखा दोनों ही थोड़ा टेंशन में हैं। उसने पूछा, क्या हुआ है आप दोनों को, ऐसे टेंशन में क्यों दिख रहे हो। अखिल ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, तू ज़्यादा ही सोच रही है। तभी आव्या ने कहा, तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। मायरा ने इस पर कहा, मुझे नहीं लगता है कि यह बात है, सच सच बताओ क्या छिपाया जा रहा है मुझसे। मेरी कसम है, चुपचाप बता दो वरना देख लेना आप दोनों। आव्या ने कहा, कुछ नहीं, ये कल अखिल जी को जर्मनी जाना है और वह तुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते, बस इतनी सी बात है।
मायरा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिप कैंसिल करने की, वैसे भी कल मुझे डिस्चार्ज कर देंगे और मैं आराम से घर में रहूँगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ। देखो, अब तो मेरे हाथ का प्लास्टर भी हट गया है। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आराम से अकेली रह जाऊँगी और आशा दीदी भी तो हैं मेरी केयर करने के लिए। तो आप बेफिक्र होकर जाओ। मैं तो कहती हूँ यहाँ का ऑफिस कुणाल संभाल लेगा। आप मेरी प्यारी दोस्त को भी ले जाओ अपने साथ। कुछ दिन मुझसे दूर रहेगी तो मेरा सर भी कम खाया करेगी। बस हमेशा हिटलर की तरह ऑर्डर झड़ती रहती है। जब यहाँ नहीं होती तो फ़ोन करके सर खाती है मेरा। मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। इस पर आब्या ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा, मैं तेरा सर खाती हूँ? वो तो मैं हूँ जो तेरे इतने नखरे उठाती हूँ। मेरी जगह कोई और होता तो अब तक पक्का तुझे छोड़कर कहीं जा चुका होता। मेरी जैसी दोस्त को तुझे थैंक्स कहना चाहिए और तू यहाँ मेरी बुराई कर रही है। उन दोनों की नोकझोंक देखकर अखिल बस मुस्कुराए जा रहा था। उसने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, अच्छा बस भी करो दोनों, ऐसे कौन लड़ता है? पर जो भी हो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आपको इन्हें अकेला छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप वापस नहीं आ जाते तब तक मायरा हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। अखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर नेहा और सिद्धार्थ खड़े थे। नेहा की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान था, पर मन ही मन बहुत खुश भी। अखिल भी हैरान होकर दोनों को देखने लगा। मायरा हैरान तो थी, पर इतने दिनों बाद सिद्धार्थ को देखकर उसके दिल में भी एक खुशी और एक अलग ही सुकून था। वह बस एक टक उसे ही देखे जा रही थी। वहीं सिद्धार्थ का भी वही हाल था। तभी अखिल ने नेहा से पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? नेहा ने रिलैक्स होकर कहा, मैं यह बोल रही हूँ कि जब तक आप दोनों जर्मनी से वापस नहीं आ जाते तब तक मायरा हमारे साथ रहेगी। वैसे भी घर में बस मैं, भाई और रिकी भैया रहते हैं। मैं हमेशा मायरा के पास रहूँगी और उसकी केयर करूँगी। इसी बहाने हम दोनों सहेलियों को थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। यह सुनकर आब्या ने कहा, एक मिनट, तुम्हें किसने कहा कि मैं अखिल जी के साथ जा रही हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही। यह सुनते ही अखिल का मुंह लटक गया। चाहता तो वह भी था कि अगर वह जाएगा तो आब्या भी उसके साथ जाए, पर यहाँ तो खुद आब्या ही उसके सपनों के पर काट रही थी। अखिल का मुंह लटका हुआ देखकर मायरा को हंसी आ रही थी। वह तपाक से बोली, नेहा सही तो कह रही है आब्या, तुझे जाना चाहिए। भाई को भी तो कोई चाहिए जो उनकी थोड़ी हेल्प करे और थोड़ी केयर भी। लास्ट लाइन मायरा ने धीरे से कहा था, पर अखिल ने सुन लिया और मायरा के साथ मुस्कुराने लगा। आब्या झट से बोली, पर कुणाल भी तो जा सकते हैं, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है? मायरा भी उसे देखते हुए बोली, पर यहाँ के ऑफिस को संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। और तुम तो नई हो तो यहाँ वो संभाल नहीं पाओगी। तो कल भाई उस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें सब समझा देंगे और तुम उनके साथ चली जाना। मायरा के इस लॉजिक को सुनकर आब्या भी चुप हो गई। उससे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। आखिर में उसे मानना ही पड़ा। अखिल ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, पर तुम्हें खामोखा परेशानी उठानी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही सलामत रहेगी। तो क्या तुम राजी हो जाने के लिए? अखिल ने एक बार मायरा की तरफ देखा और सिद्धार्थ को देखकर बोला, वैसे मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मायरा से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है। पता नहीं कैसे झेलोगे इसे। कहीं हमारे आने तक यह तुम्हें पागल करके ना छोड़ दे। यह सुनकर सब हंस पड़े, पर मायरा मुंह बनाकर सबको घूर रही थी। ऐसे ही एक दो दिन भी बीत गया। आज मायरा को डिस्चार्ज किया जा रहा था। आब्या और अखिल मायरा से मिलने हॉस्पिटल आए और वहीं से एयरपोर्ट निकल गए। सिद्धार्थ भी मायरा को लेने आया था। दोनों ही हॉस्पिटल से सिद्धार्थ के प्राइवेट विला की तरफ निकल गए। क्या अखिल आब्या को अपनी फीलिंग बता पाएगा? सिद्धार्थ की जिंदगी में मायरा को देखकर सनाया का क्या रिएक्शन होगा? सिद्धार्थ के साथ रहते हुए क्या मायरा सिद्धार्थ को अपनी फीलिंग बता पाएगी? आब्या और अखिल का जर्मनी का सफ़र, सिद्धार्थ और मायरा का सिद्धार्थ विला का सफ़र, यह सार कौन था और मायरा को मारना क्यों चाहता था? क्या अखिल की गैर मौजूदगी मायरा के लिए कोई बड़े खतरे का कारण बन जाएगी? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए एक प्यारी सी कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कहानी में अभी और भी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं,
तो देखते रहिए कहानी का अगला भाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।